हेलो स्टूडेंट्स, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर पिछली क्लास में हमारी चर्चा चल रही थी। हमने जाना था कि कैसे भारत के ग्रामीण पुनरुत्थान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये व्यापक योजना प्रारंभ की गई थी 1952 में। इस योजना के उद्देश्य क्या थे और इसकी खासियत क्या थी, इसके विषय में हमने जाना था। आज हम देखेंगे कि इस योजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम अपनाए जाते हैं उनका संगठन कैसे होता है, कैसे उनका क्रियान्वयन किया जाता है, किन किन स्तरों पर क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किन किन लोगों की होती है। पूरा योजनाबद्ध संगठन किस रूप में किया जाता है इस योजना के लिए, इसके विषय में जानेंगे। तो आपको बता दूं कि प्रारंभ में ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार की योजना मंत्रालय से संबंधित था, किंतु बाद में इसके व्यापक क्षेत्र को देखते हुए इसके लिए एक पृथक मंत्रालय स्थापित किया गया, जिसे सामुदायिक विकास मंत्रालय के नाम से जानते हैं। वर्तमान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है और इस योजना का संगठन केंद्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक कई स्तरों पर किया जाता है। तो देखते हैं कि कैसे केंद्र से लेकर गांव तक ये योजना संगठित की गई है और कैसे इसका संचालन किया जा रहा है। तो जहां तक केंद्रीय स्तर की बात है, केंद्र स्तर पर इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए तो केंद्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए और इसके बारे में नीति निर्धारित करने के लिए एक विशेष सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कृषि मंत्री और योजना आयोग के सदस्य समिति के सदस्य होते हैं। केंद्रीय स्तर पर ही एक अनौपचारिक समिति भी इसके लिए गठित की जाती है, जिस समिति में लोकसभा के कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं और ये समिति योजना की प्रगति के विषय में औपचारिक समिति से समय समय पर सलाह मशविरा करती रहती है। तो केंद्रीय स्तर पर इसका संचालन परामर्शदात्री समिति और योजना आयोग के सौजन्य से किया जाता है। ये सभी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं, उनके विषय में नीति निर्धारित करते हैं, उनके क्रियान्वयन की योजना बनाते हैं। इस कार्यक्रम का जो दूसरा स्तर है वो है राज्य स्तर, और वास्तव में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संचालन की जो वास्तविक जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों की ही है। इनके क्रियान्वयन का दारोमदार किस पर है? राज्य सरकारों पर है। और राज्य स्तर पर इसके लिए एक समिति गठित की गई है, जिसका अध्यक्ष उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है और जितने भी ग्रामीण विकास से संबंधित विभाग हैं उनके मंत्री इसके सदस्य होते हैं। समिति का जो सेक्रेटरी होता है वो विकास आयुक्त होता है और इस विकास आयुक्त का कार्य सभी विभागों के कार्यक्रमों और नीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है। 1969 में सामुदायिक विकास योजना के लिए वित्तीय संसाधनों के
प्रबंध को राज्य के अंतर्गत ला दिया गया और तब से इस विकास आयुक्त का कार्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यानी वित्तीय संसाधनों की देखभाल भी जो इन योजनाओं में खर्च किया जाता है, उनके देखभाल की, उनके वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास आ गई 1969 से, और तब से इस पूरे विकास कार्यक्रम में केंद्रीय भूमिका विकास आयुक्त की बन गई। इस विकास आयुक्त को सलाह देने का कार्य राज्य स्तर पर एक अनौपचारिक सलाह समिति के द्वारा किया जाता है और इस अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति के सदस्य उस राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्य स्तर के बाद जिला स्तर पर इसका कैसे गठन किया जाता है, ये कार्यक्रम कैसे संगठित होता है, कैसे संचालित होता है। तो जिला स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है। जिस जिला परिषद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उस जिले की खंड पंचायत समितियों के जितने भी अध्यक्ष हैं वो इसके सदस्य होते हैं और उस जिले में लोकसभा के जो सदस्य हैं, उस जिले से चुनकर जाने वाले लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। जिला परिषद जो नीतियां बनाती है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए, उनको क्रियान्वित करने का कार्य जिला नियोजन समिति के द्वारा किया जाता है और इस जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष उस जिले का जिलाधीश होता है, डीएम होता है। तो इस तरह से जिला स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संचालन जिला परिषद के नेतृत्व में किया जाता है। अब जिले से नीचे खंड स्तर पर भी ये कार्यक्रम संचालित होता है और खंड स्तर पर भी अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया गया है इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए। खंड कहाँ स्थापित किए जाते हैं? विकास खंड आमतौर पर 100 से लेकर 120 गांव तक के लिए एक विकास खंड की स्थापना की जाती है और इस विकास खंड के प्रशासन के लिए खंड विकास अधिकारी नियुक्त किया जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको कहते हैं, बीडीओ। इस बीडीओ की सहायता के लिए कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पंचायत, सामाजिक शिक्षा, ग्रामीण उद्योग, महिला और शिशु कल्याण आदि से संबंधित कई सारे प्रसार अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और वास्तविकता ये है कि खंड स्तर पर ग्रामीण विकास की नीतियों के निर्धारण और ग्रामीण विकास की योजनाओं के संचालन का संपूर्ण दायित्व खंड पंचायत का होता है, ब्लॉक पंचायत का होता है। तो ब्लॉक पंचायत और खंड विकास अधिकारी खंड स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संचालन में, उसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ग्राम स्तर पर कैसे इसका संचालन होता है? ग्राम स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का दायित्व किसका होता है? ग्राम पंचायत का होता है और इस स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम सेवक की होती है। ये ग्राम सेवक वो व्यक्ति होता है जो सरकारी अधिकारियों और ग्रामीण जनता के मध्य एक तरह का संपर्क सूत्र का कार्य करता है। यानी वो सरकारी योजनाओं से ग्रामीण जनता को अवगत कराता है और ग्रामीण लोगों की प्रतिक्रियाओं से सरकारी अधिकारियों को परिचित कराता है।
हालांकि ये ग्राम सेवक किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं होता है, लेकिन इसको सामुदायिक विकास योजना के जितने भी कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उन सब की जानकारी उसको होती है। साधारण रूप से 10 गांव के ऊपर एक ग्राम सेवक नियुक्त किया जाता है और ये ग्राम सेवक विकास के जितने भी कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के मध्य समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। ग्राम सेवक के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर बहुत सारी प्रशिक्षित दाइयां होती हैं या ग्राम सेविकाएं भी होती हैं, जो खासतौर से महिला और शिशु कल्याण के क्षेत्र में कार्य करती हैं और इस क्षेत्र में जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनके क्रियान्वयन में सहयोग करती हैं। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसका संगठन और संचालन केंद्र स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक किया जाता है और सभी स्तरों पर एक तरह का सहयोग और समन्वय जरूरी हो जाता है इन सभी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से। अब हम देखेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किस रूप में किया जाता है। ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं इस कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई गई, उन्हें क्रियान्वित किया गया, लेकिन जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था, क्या वो उस उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो सकी है? ये एक विचारणीय प्रश्न है और अक्सर सभी सरकारी कार्यक्रमों के समान सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भी उसकी विफलता को लेकर, उसकी खामियों को लेकर आलोचना की जाती है। ये कहा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था, समस्त ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास को, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखकर, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, मानसिक विकास को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। व्यावहारिक धरातल पर ये देखा गया कि ये कार्यक्रम अपने वांछित परिणामों को प्राप्त नहीं कर सके। जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हो सका, गांवों का समग्र विकास नहीं हो सका, शहर और गांव का जो विभाजन था उस विभाजन की खाई को पूरी तरह नहीं पाटा जा सका। हालांकि अस्मिन गेर जैसे समाजशास्त्री आलोचकों को इस बात के लिए आगाह करते हैं। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन जब उनके द्वारा किया जाता है तो बहुत जल्दबाजी में किया जाता है और ऐसी जल्दबाजी में नहीं बल्कि धैर्य के साथ उन्हें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना चाहिए। और जब वो धैर्य धारण करेंगे तो ये पाएंगे कि भारत जैसे विशाल देश में जहां 6 लाख से ज्यादा गांव हैं और जिन गांवों में बहुतेरी विविधताएं हैं, प्रजाति की, भाषा की, क्षेत्र की और संस्कृति की, इन विविधताओं को देखते हुए और इन गांवों की संख्या को देखते हुए 5 दशकों से अधिक का समय किसी क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए अपर्याप्त है। इन 5 दशकों में इन सारे तथ्यों के साथ अगर हम ये चाहते हैं कि एकदम से आमूल परिवर्तन हो जाए, गांव की तस्वीर बदल जाए, तो ऐसा व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है।
कार्यक्रम का मूल्यांकन करते समय एक कठिनाई और सामने आती है कि भारत का जो ग्रामीण समुदाय है, वो ग्रामीण समुदाय बहुपक्षीय परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। बहुत सारे परिवर्तन एक साथ देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी परिवर्तनकारी योजनाएं एक साथ क्रियान्वित है। ऐसी स्थिति में कारण और परिणाम के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करना बहुत अधिक कठिन है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि ग्रामीण समुदाय में ये जो परिवर्तन आया है ये इस योजना के कारण आया है और ये परिवर्तन आया है ये दूसरी योजना के कारण आया। सारे परिवर्तन एक साथ देखने को मिल रहे हैं और इन परिवर्तनों के पीछे विभिन्न कार्यक्रमों का योगदान है, विभिन्न फैक्टर्स का योगदान है। तो अलग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो जो योजनाएं तैयार की गई, किस योजना का क्या परिणाम रहा, इसका अलग से मूल्यांकन करना बहुत कठिन हो गया है। फिर भी आलोचकों ने कुछ बिंदुओं को पॉइंट आउट किया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करते समय उनको बहुत सारी खामियां इस योजना में और इस योजना के क्रियान्वयन में नजर आती हैं। क्या खामियां नजर आती हैं? पहली कमी इस योजना में ये है कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित और क्रियान्वित है। पूरे देश में एक ही जैसे प्रतिमान के आधार पर एक ही जैसी योजनाएं पूरे देश के गांव के लिए लागू की गई। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है तो भारत के सभी गांवों के लिए एक जैसा है, जबकि हकीकत क्या है, जहां गांव में इतनी विविधता है वहां हर गांव की आवश्यकताएं अलग है, हर गांव की समस्याएं अलग हैं। उन समस्याओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अलग अलग ब्लॉक्स के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम में एक रूपता देखी जाती है, राष्ट्रीय स्तर पर उसका गठन कर दिया गया है और स्थानीय आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया गया है और इसीलिए व्यापक रूप में ग्रामीण विकास के बहुत सारे पक्ष छूट से गए। उधर नीति निर्धारकों का ध्यान नहीं गया है। दूसरे आलोचक ये कहते हैं कि खासतौर से जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी ये मान्यता है कि भारत में ग्रामीण स्तर पर जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है वो बुरी तरह विफल हुई है। एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। अपने शासकों को चुनने का अधिकार वयस्क मताधिकार के आधार पर सभी वयस्क नागरिकों को दिया गया। ग्रामीण जनता को भी यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वो अपने प्रतिनिधियों को चुने। लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो एक्सपीरियंस है लोकतंत्र का वो बड़ा कड़वा है और आलोचक कहते हैं कि ग्रामीण स्तर पर भारतीय लोकतंत्र पूरी तरह विफल हुआ है। क्यों विफल हुआ है? क्योंकि भारत में, भारतीय ग्रामों में जो जाति व्यवस्था है वो इतनी गहरी बैठी हुई है कि इस व्यवस्था के कारण जनतंत्र एक मजाक बन गया है। कहते हैं ना, जनतंत्र एक तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। ग्रामीण जनता को जो नेतृत्व करता लोग हैं, जो वाग्वीर हैं, वो जैसे जिस रूप में खींचते हैं उस रूप में भोली भाली ग्रामीण जनता आकर्षित होती जाती है। यानी ग्रामीण जनता अभी भी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है। वो अब भी पारंपरिक बंधनों में बंधी हुई है। पारंपरिक बंधन कौन से? जाति के, धर्म के,
क्षेत्रगत लगाव के गांव में देखा जा रहा है कि पारंपरिक रूप में जिन जातियों के हाथ में शक्ति थी वो आज भी वर्चस्व की स्थिति में है, और वही जातियां अपने हितों के अनुरूप प्रशासनिक तंत्र को संचालित करने में भी सफल हो रही। विभिन्न जातियों के मध्य जो दीवारें हैं वो दिन प्रतिदिन कैसी हुई हैं? गहरी हुई हैं, चौड़ी हुई हैं। और ये देखने में आता है कि जो निम्न स्तर की जातियां हैं, जिनको सामाजिक स्तरीकरण में निम्न स्थान प्राप्त है, वो अब भी उच्च जातियों के शोषणकारी दबाव के अंतर्गत कार्य करती हैं। यानी जो उच्च जातियां हैं, जो सवर्ण जातियां हैं, वो अब भी गांवों में इन निम्न जातियों के लोगों से अपनी इच्छानुसार कार्य करवाने में सफल है। जबकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब शुरू किया गया था तो मान्यता ये थी कि जाति, पंथ, रंग, लिंग के भेद के बिना संपूर्ण ग्राम को एक समुदाय के रूप में विकसित किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि ग्रामीण जनता जातिगत आधार पर बटी हुई है। उच्च और निम्न जातियों के मध्य जो खाई थी पारंपरिक रूप से, वो कम नहीं हुई है, और निम्न जातियों का शोषण अब भी जारी है। ऐसी स्थिति में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो वांछित लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं किया जा सका है, और इसके लिए ये विश्लेषक जाति व्यवस्था को उत्तरदायी समझते हैं। तीसरे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता के लिए नौकरशाही को भी उत्तरदायी ठहराया जाता है, क्योंकि भारत की जो नौकरशाही है वो अब भी औपनिवेशिक संस्कृति को फॉलो करती है, औपनिवेशिक संस्कृति से उबर नहीं सकती है। और इस औपनिवेशिक संस्कृति के अंतर्गत जैसे अंग्रेज भारतीयों के साथ व्यवहार करते थे, वैसे ही स्वतंत्रता के बाद जो नौकरशाही है, जो प्रशासक है, प्रशासकों का वर्ग है, वो आम जनता के साथ व्यवहार करते हैं। यानी वो अपने आप को आम जनता से उच्च समझते हैं, अलग समझते हैं। और जब तक नौकरशाही जनता से अपने आप को पृथक समझती रहेगी, जनता का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकेगी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में। भारतीय नौकरशाही का दृष्टिकोण जो है वो निगेटिव है, नकारात्मक है, और वो किसी भी तरह के नए परिवर्तन की, नवाचार की, नई पहल की विरोधी है। और यही वजह है कि जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जब भी कोई नया कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो वो इस कार्यक्रम को लागू करने में देरी करती है, और उसके द्वारा की गई देरी की वजह से धीरे धीरे कार्यक्रम विफल होता जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए जरूरी है कि ग्रामीण लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाए, उनका विश्वास प्राप्त किया जाए। लेकिन विश्वास और सहयोग प्राप्त करने के बजाय नौकरशाही के लोग ग्रामीण जनता को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। दुबे, लेविस और अन्य विश्लेषकों ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के आयोजकों को भारत में, भारतीय ग्रामों में ये जो विपरीत परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उनके प्रति आगाह किया है, सचेत किया है। शुरू में इस कार्यक्रम को नौकरशाही के हस्तक्षेप से मुक्त रखने की बात कही गई थी, लेकिन जन सहयोग और जन सहभागिता के अभाव में नौकरशाही इस पर भी हावी होती चली गई है, और नौकरशाही के जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों से ये कार्यक्रम भी बच नहीं सका है।
इसके साथ साथ आलोचक ये भी कहते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कुशल नेतृत्व के विकास का लक्ष्य रखा गया था ग्रामीण स्तर पर। नेतृत्व संबंधी अध्ययन जो किए गए हैं गांव में, उनसे क्या जाहिर होता है कि पंचायतों में और सहकारी समितियों में युवाओं का रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ा है, यानी युवा नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आए हैं, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से, स्वायत्त रूप से कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, जो कि नेतृत्व के लिए आवश्यक होता है। उत्तरदायी नेतृत्व के लिए, कुशल नेतृत्व के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने में सक्षम हो। लेकिन जो ग्रामीण युवा है, वो कोई भी निर्णय लेते समय अपने वयस्कों की तरफ देखते हैं, गांव के वयोवृद्ध लोगों की तरफ देखते हैं और एक तरह से उनके वफादार समर्थक के रूप में कार्य करते हैं। हकीकत यह है कि गांव के विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण और उपयोगी निर्णय है, वो वयोवृद्ध लोगों द्वारा ही लिए जाते हैं। यानी युवा नेतृत्व अपने समग्र रूप में, वास्तविक रूप में उभर नहीं पा रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के बावजूद। दुबे जैसे लेखक इस बात की तरफ भी संकेत करते हैं कि ग्रामीण स्तर पर लोगों का शोषण हो रहा है। किस नाम पर? स्वैच्छिक सेवाओं के नाम पर। अपनी इच्छा से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में सहयोग दें, ग्राम्य विकास के कार्यों को अपना समझते हुए, ग्रामीण लोगों को अपना समझते हुए उनके समग्र उत्थान के लिए इच्छा से अपने श्रम का सहयोग दें। इस तरह की भावना को प्रोत्साहित करके गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है, यानी गरीब लोगों से एक तरह से उनके श्रम का दोहन किया जा रहा है, श्रम ले लिया जाता है, लेकिन उसके अनुरूप उन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। योजनाओं से जो लाभ उन्हें मिल सकता है, उन लाभों से वंचित रखा जाता है। तो ये जो स्वैच्छिक सेवा की प्रवृत्ति उदित हुई है, उस प्रवृत्ति का लाभ गांव के गरीबों को नहीं मिल रहा है, बल्कि इस प्रवृत्ति के नाम पर उनके श्रम का शोषण किया जा रहा है। ये भी विभिन्न अध्ययनों से प्रकाश में आया है, जिसकी तरफ दुबे ने संकेत किया है। इसके साथ साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए महिलाओं की भूमिका भी अपेक्षित है, और ग्रामीण महिलाएं अपनी भूमिका तब निभा सकती हैं जब वो जागरूक हो, सशक्त हो, प्रशिक्षित हो। प्रशिक्षित महिला कार्यकर्ता ही मातृ और शिशु कल्याण के क्षेत्र में विशेष रूप से और सामान्य रूप से सभी महिलाओं के विकास और उत्थान में सहयोग दे सकती हैं। लेकिन ऐसी प्रशिक्षित महिला कार्यकर्ताओं की संख्या गांव में अभी कम ही है। लिहाजा बहुत सी ग्रामीण महिलाएं जागरूक नहीं है, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है, और उनके विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन योजनाओं के लाभ से वो वंचित हो जाते हैं। तो ये भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता का
एक कारण है कि महिलाओं को वो केंद्रीय भूमिका नहीं प्राप्त हो सकी है विभिन्न कारणों से, जो इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अपेक्षित थी। तो इस दिशा में और ज्यादा प्रयास की जरूरत है। जो नौकरशाही है, जैसा आपने देखा, नौकरशाही के हाथों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम न चाहते हुए भी आ गया है, क्योंकि ग्रामीण जनता से जो अपेक्षा थी सहभागिता की, सहयोग की, उस अपेक्षा पर वो खरी नहीं उतरी है। लिहाजा नौकरशाही से ये कार्यक्रम भी आच्छादित हो गया है। इस नौकरशाही और ग्रामीण जनता में समन्वय का अभाव दिखाई देता है, और ये पाया गया है कि जो ग्रामीण जनता है उसके अंदर इस कार्यक्रमों के प्रति एक तरह की अरुचि भी है। उस अरुचि की वजह कुछ भी हो सकती है। जनता अपने रोजमर्रा के कार्यों में लगी हुई है, या एक तरह का जो निराशा भाव है वो अभी भी दूर नहीं हुआ है। सत्ता के प्रति, नौकरशाही के प्रति जो निराशा का भाव है कि कार्यक्रम और योजनाएं चाहे कितनी भी आ जाएं, कितना भी धन आवंटित हो जाए, जो वास्तविक हकदार है, जो लाभार्थी है, उसको लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह का दृष्टिकोण ग्रामीण जनता में इन कार्यक्रमों के प्रति एक तरह की अरुचि पैदा करता है, और इस अरुचि के कारण वो सक्रिय सहभागिता नहीं निभा पाते, सहयोग नहीं दे पाते, और उनके सहयोग के बिना सामुदायिक विकास कार्यक्रम अब तक वास्तविक अर्थों में जन आंदोलन का रूप नहीं ले सका है। यानी जनता अभी भी इन कार्यक्रमों में अपनी पूरी सहभागिता नहीं दे पा रही है, जबकि इस कार्यक्रम की शुरुआत ही इस दृष्टिकोण, इस विचार के साथ की गई थी कि ये जनता का कार्यक्रम होगा, जिसे जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा, जिसमें जनता का सहयोग और सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होंगे। तो नौकरशाही हावी होने के कारण और जनता में अरुचि के कारण भी ये कार्यक्रम अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह सफल नहीं हो सके। तो ये जो सारी कमियां बताई गई आलोचकों के द्वारा, इन कमियों को दूर करने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए जाते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि कृषि उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा और बढ़ाई जाए। क्यों? क्योंकि कृषि पर निर्भर है ग्रामीण जनता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने रोजगार के लिए। तो जब कृषि उत्पादन बढ़ेगा मात्रा में और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, तभी ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। दूसरे ये सजेस्ट किया जाता है कि स्थानीय स्तर पर विभिन्न ग्रामों की जनता की जो अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। स्वयं ग्रामीणों को ही अपने कार्यकर्ताओं को चुनने और नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए। जो कार्यकर्ता समाज कार्य की दिशा में समुचित रूप से प्रशिक्षित हो, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो ग्राम विकास के कार्यों को पूरी उत्साह और सेवा भावना के साथ संपन्न कर सके। ये भी सजेस्ट किया जाता है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को इस तरह से नियोजित किया जाना चाहिए कि गांव में रहने वाली सभी जातियों और सभी वर्गों, सभी दलों के लोगों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। जो एक बड़ी कठिनाई है जाति व्यवस्था से संबंधित, जातिगत डिवीजन से संबंधित, उस कठिनाई पर काबू पाने की कोशिश की जानी चाहिए इन कार्यक्रमों के माध्यम से।
इसके साथ साथ नौकरशाही के बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने के लिए ये भी जरूरी है कि इस दिशा में प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए, कुछ स्वैच्छिक संगठनों को, कुछ एनजीओ को प्रोत्साहित किया जाए जो ग्रामीण विकास का कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्वेच्छा से अपने हाथों में ले, जनता और सरकार को जोड़ने की कोशिश करें, उनमें समन्वय स्थापित करने की कोशिश करें। तो गैर सरकारी संगठनों को इन कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाना चाहिए, उनका सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए, ये सजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए ये जरूरी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर और पंचायत समितियों को इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय बनाया जाए। तो इस तरह के सजेशन दिए जाते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए।